हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो केन्सियन थ्योरी फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जिसे हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं, हिंदी में तरलता अधिमान सिद्धांत, या इसका एक और नाम है हिंदी में तरलता वरीयता सिद्धांत कहते हैं, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। दिस थ्योरी इज प्योर मॉनेटरी फेनोमिनन। यह सिद्धांत पूर्ण मौद्रिक क्रिया पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने दो थ्योरी पर बात किया था जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड था। पहला था क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा था नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको लोनेबल फंड थ्योरी भी बोलते थे हम लोग। तो जो क्लासिकल थ्योरी था उसमें सिर्फ रियल पार्ट को लिया गया था, वास्तविक भाग को लिया गया था, और फिर जो नियो क्लासिकल थ्योरी था उसमें रियल और मॉनेटरी दोनों को लिया गया था और मिक्स कर दिया गया था। इसी वजह से ये नया थ्योरी आया है। केन्स ने एक नया थ्योरी दिया है जिसमें सिर्फ मॉनेटरी पार्ट को लिया गया है, और ये प्योर मॉनेटरी फिनोमिनन है, ये पूर्ण मौद्रिक क्रिया है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। हम लोग जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड और सप्लाई से निकलता है। ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा होती है। डिमांड फॉर मनी इज कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मुद्रा की मांग को तरलता अधिमान कहते हैं, या इसे तरलता वरीयता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग। मनी इज डिमांडेड फॉर 3 रीजन्स। मुद्रा की मांग 3 कारणों से की जाती है। पहला है फॉर ट्रांजैक्शन, क्रय विक्रय के लिए। जहाँ दोस्तों हम लोग मुद्रा की मांग कब करते हैं? जब हमें क्रय या विक्रय करना हो। जैसे अगर हमें बाजार गए हैं सब्जी लेने के लिए, तो हमारे पास पैसे होने चाहिए तब जाके हम सब्जी खरीद पाएंगे। तो ये था क्रय के लिए। तो ये विक्रय में कैसे काम करता है? तो मान लीजिए आप बाजार गए हैं 50 रुपये लेकर, और आपने 20 रुपये की सब्जी ली है, तो दुकानदार को आपको 30 रुपये वापस करने होंगे। तो अगर उसके पास पैसे होंगे ही नहीं तो वो आपको 30 रुपये वापस कैसे करेंगे? और इस वजह से वो अपना सामान भी नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए उनके पास भी पैसे होना जरूरी है। तो इसी वजह से जो मुद्रा की मांग है वो क्रय और विक्रय दोनों के लिए चाहिए। दूसरा पॉइंट पे बढ़ते हैं। फॉर प्रिकॉशन, एहतियात के लिए। दोस्तों, जो भविष्य है वो अनिश्चित है। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है भविष्य में बहुत कुछ गंभीर बीमारी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कुछ पैसे रखते हैं घर में बचा के। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फॉर स्पेकुलेशन, सट्टे के उद्देश्य से। अब स्पेकुलेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग जुआ खेलने के लिए पैसे की मांग करते हैं, जी नहीं। स्पेकुलेशन का मतलब है कि हम लोग शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हैं, है ना। इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि हम लोग शेयर खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं या कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग पैसे की मांग करते हैं। तो ये निम्न 3 कारणों से हम लोग पैसे की मांग करते हैं, मुद्रा की मांग करते हैं। दोस्तों, आपको चूंकि आप ग्रेजुएशन और पीजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये जो मैंने एक एक लाइन में 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उसको उसमें आपको 2-3 लाइन और ऐड करना पड़ेगा अपने से, है ना। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो उसमें से इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी फाइंड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग में हम लोग 2 मुख्य बिंदु पाते हैं। चलिए देखते हैं वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं। डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशन डिपेंड ऑन इनकम। सो ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। क्रय विक्रय और एहतियात के लिए मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है, इसलिए ये दोनों आय की क्रियाएं हैं। L1 इज द फंक्शन ऑफ वाई, वाई हमारा इनकम है। मतलब कि दोस्तों हम लोग क्रय विक्रय और एहतियात के लिए पैसे जमा कब करते हैं? जब हम इनकम करते हैं, जब पैसे कमाते हैं, तो तभी जाके हम लोग उस पर खर्च कर सकते हैं, या तो कुछ पैसों को उस पर हम लोग बचा सकते हैं ताकि ये फ्यूचर में काम आ सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट। डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेशन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो स्पेकुलेशन इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सट्टे के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है, और यह ब्याज की दर की क्रिया है। L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। आर मेरा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब क्या हुआ कि दोस्तों, अगर समझ लीजिए कि अगर हम लोग जो पैसे कमा रहे हैं, अपना जो आय के जरिए से जो हम लोग पैसे कमा रहे हैं, उसका हम लोग मैक्सिमम क्रय विक्रय कर सकते हैं, या थोड़े बहुत बचे हुए पैसे को एहतियात के लिए बचा सकते हैं। लेकिन उससे हम लोग शेयर्स या बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते हैं।
तो शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदने के लिए अगर 10 से 20 लाख रुपए अगर हमारे बैंक में है, फिक्स डिपॉजिट में है अगर, या किसी और अकाउंट में है, तो उससे हम लोग को जो बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा रिटर्न में, तो उसका हम लोग उपयोग शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदने के लिए कर सकते हैं, या तो कोई और इन्वेस्टमेंट काम करने के लिए कर सकते हैं। इसी वजह से जो स्पेकुलेशन है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्रिया कहा गया है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन कहा गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स थे हमारे डिमांड के। सो टोटल डिमांड फॉर मनी, कुल मुद्रा की मांग क्या होगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2। ये देखिए L इक्वल टू L1 प्लस L2, समझ गए, ये टोटल मनी का फॉर्मूला था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ ऑफ डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग का आलेख। ये ग्राफ आप लोग ध्यान से देखिए। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ऑफ मनी को लिया गया है और वाई एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया गया है। ठीक है, एलपी जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, जिसे हम लोग डिमांड कर्व बोल सकते हैं। ये एलपी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है। ठीक है, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो दिख रहा है आपको, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। और ये जब वो बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाता है, जैसे R0 पे आ जाता है, तो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। तो केन्स ने कहा था कि जब ये एक्स एक्सिस का पैरेलल होने लगे तो इस भाग को हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग तरलता पास कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति। इट इज द सम ऑफ, या निम्न का योग होता है। अब किसका किसका योग होता है वो हम लोग देखते हैं। पहला है मनी इन हैंड ऑफ द पीपल, लोगों के पास की मुद्रा, लोग जो अपने पास पैसे रखते हैं वो। दूसरा है डिपॉजिट इन बैंक एज डिमांड डिपॉजिट, बैंकों में मांग जमा, हम लोग जो बैंक में अकाउंट्स खुलवा के जो पैसे रखते हैं, जैसे करंट अकाउंट हो गया या सेविंग अकाउंट हो गया, तो वो हो गया। फिर तीसरा है डिपॉजिट इन बैंक एज रिजर्व, बैंकों में संचय से हम लोग फिक्स डिपॉजिट करके जो बैंक में रखते हैं या और किसी तरीके से बैंक में जो पैसा रखते हैं वो हो गया। तो इन तीनों का योग को हम लोग सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। ये तीनों का योग को सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट रन सप्लाई ऑफ मनी इज कांस्टेंट, सो ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए इसका आलेख वाई एच के समानांतर होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शॉर्ट रन में हमेशा सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट ही रहता है और वह वाई एक्सिस का पैरेलल होता है। आगे बढ़ते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, ये ग्राफ को ध्यान से देखिए आप लोग। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ मनी को लिया है ना, और वाई एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है। एस मेरा सप्लाई कर्व है जो कि वाई एक्सिस का पैरेलल है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए R1 पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो R1 बढ़ के मेरा क्या हो रहा है, R2 की ओर जा रहा है, लेकिन मेरा सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। यहीं पे O से लेकर, अगर इसको हम लोग Q दे देते हैं नाम, है ना, तो O से लेकर Q तक मेरा सप्लाई फिक्स है। R1 से लेकर R2 तक जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन फिर भी मेरा सप्लाई OQ ही है। तो ये दर्शाता है कि जो शॉर्ट रन है उसमें सप्लाई हमेशा फिक्स रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर का निर्धारण। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंडेड एट दैट पॉइंट वेयर द सप्लाई ऑफ मनी कट्स द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, और इसको हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मुद्रा की पूर्ति वक्र तरलता अधिमान, जिसे हम लोग मुद्रा की मांग वक्र भी कहते हैं, उसको काटती है। यहाँ दोस्तों जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटेगा वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटरमाइन हम लोग करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण करेंगे। ग्राफ में देखते हैं, ये ग्राफ को ध्यान से देखिए। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ऑफ मनी को लिया गया है, वाई एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को। एलपी मेरा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। और एस मेरा सप्लाई कर्व है जो कि कांस्टेंट है और वाई एक्सिस का पैरेलल दिखा रहा है। तो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है और सप्लाई कर्व है वो दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर काट रहा है। ये देखिए ई पॉइंट पर काट रहा है। वहाँ से अगर हम लोग सीधा लाइन खींचते हैं आर तक, यहाँ तक, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। तो आर हो गया मेरा, ओ आर जो हो गया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, और फिर वही केन्स ने कहा था कि एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 पर जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाता है तो उसे हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, जिसे हिंदी में तरलता पास कहते हैं।
तो ये था हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, या तो जिसे हम लोग केंसियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। अब हम लोग इसका क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं की ओर बढ़ते हैं। पहला है नेग्लेक्टेड द रियल पार्ट, वास्तविक भाग की अवहेलना की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिर्फ प्योर मॉनेटरी पार्ट को लिया गया है, इसमें वास्तविक भाग को छोड़ दिया गया है। अकॉर्डिंग टू टॉबिन्स, बॉमेल एंड फ्रीडमैन, द डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजेक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। टॉबिन, बॉमेल और फ्रीडमैन के अनुसार क्रय विक्रय के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर भी निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने इसमें लिया था क्या कि क्रय विक्रय के लिए मुद्रा की मांग सिर्फ आय पर निर्भर करता है, पर ऐसा नहीं है। अगर ब्याज के रूप में हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम लोग उसका यूज़ क्रय विक्रय के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टॉबिन, बॉमेल और फ्रीडमैन ने इस बिंदु की आलोचना की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू टॉबिन, कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इज हाइपोथेटिकल। टॉबिन के अनुसार तरलता पास की परिकल्पना गलत है। यहाँ दोस्तों टॉबिन का कहना था कि लिक्विडिटी ट्रैप जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा केंसियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।